नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे समस्या कहाँ से शुरू हुई, इसका असर बैंक और निवेशकों पर क्या पड़ा, विभिन्न संस्थानों और एजेंसियों की क्या राय है और बैंक के भविष्य की संभावनाएं क्या है। इंडसइंड बैंक, जो भारत के प्रमुख निजी बैंकों में से एक है, पिछले कुछ हफ्तों से गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। इस बैंक की विश्वसनीयता पर कई सवाल उठने लगे हैं, जिसकी वजह से न केवल निवेशकों में चिंता बढ़ी है, बल्कि शेयर बाजार में भी इसके शेयरों में भारी गिरावट आई है। पहले जानते हैं कि संकट की शुरुआत कैसे हुई। इंडसइंड बैंक ने 10 मार्च 2025 को स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया कि उसकी डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में महत्वपूर्ण लेखांकन विसंगतियां यानी फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी पाई गई हैं। बैंक ने बताया कि डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो की आंतरिक जांच के दौरान पाया गया कि यह विसंगति अदर एसेट्स और अदर लाइबिलिटीज यानी अन्य संपत्तियां और अन्य देनदारियां खातों में थी। डेरिवेटिव ट्रेड्स में कई वर्षों से गलत अकाउंटिंग हो रही थी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अदर एसेट्स या अन्य संपत्तियां खाता बैंक की ऐसी संपत्तियां दर्शाता है जो पारंपरिक कैटेगरी में नहीं आती, जैसे कि ब्याज प्राप्त करने योग्य राशि, अग्रिम भुगतान जिसको एडवांस पेमेंट कहते हैं, या फिर कुछ डेरिवेटिव ट्रेडिंग से संभावित लाभ। तथा अदर लाइबिलिटीज या अन्य देनदारियां वह खाता है जहां बैंक की वे जिम्मेदारियां दर्ज होती हैं जो सीधे जमा या कर्ज से संबंधित नहीं होती, जैसे कि भुगतान योग्य शुल्क और डेरिवेटिव अनुबंधों से संभावित हानि आदि। चलिए जानते हैं कि समस्या क्या थी। जब इंडसइंड बैंक ने विसंगतियां पाई तो प्राइस वाटर हाउस कूपर्स यानी PwC, जो कि एक ऑडिट फर्म है, को इस विसंगति की स्वतंत्र जांच के लिए नियुक्त किया। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने बैंक की डेरिवेटिव ट्रेडिंग गतिविधियों की गहन समीक्षा की और पाया कि कुछ डेरिवेटिव ट्रेड्स जैसे करेंसी या इंटरेस्ट रेट स्वैप्स को समय से पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन इन ट्रेड्स को जब अकाउंटिंग में दर्ज किया गया तब इनसे उत्पन्न अस्थायी लाभ यानी नोशनल प्रॉफिट को अन्य संपत्तियां यानी अदर एसेट्स में दर्ज किया गया, जिससे बैंक की संपत्तियां अधिक दिखाई दी। साथ ही हानियों को अन्य देनदारियां यानी अदर लाइबिलिटीज अकाउंट्स में ठीक से दर्ज नहीं किया गया, जिससे अन्य देनदारियां कम दिखाई दी। तो कुल मिलाकर इस प्रक्रिया में बैंक की बैलेंस शीट में $230 मिलियन यानी 1959.98 करोड़ रुपए का अंतर आ गया। ये डाटा ऐजान 31 मार्च 2025 का है, जिससे नेटवर्थ में लगभग 2.35% की कमी आ गई और इसके कारण बैंक के वित्तीय संतुलन और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठे। और इस विसंगति की खबर जैसे ही सामने आई, निवेशकों का भरोसा डगमगाया और बैंक के शेयरों में भारी गिरावट आई। 11 मार्च 2025 को बैंक के शेयर 25% तक गिरकर ₹673.60 पर पहुंच गए, जो पिछले एक साल का सबसे निचला स्तर है। कल 9 मई 2025 को शेयर्स ₹818.20 पर बंद हुए हैं। शेयर्स में इस गिरावट से बैंक में निवेश करने वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद बैंक ने एक स्वतंत्र जांच इंडिपेंडेंट फोरेंसिक रिव्यू करवाई, जिसे ग्रैंट थॉर्नटन नाम की ऑडिट और सलाहकार कंपनी ने किया। इंडसइंड बैंक ने कल यानी शुक्रवार रात 9 मई 2025 को स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि ग्रैंट थॉर्नटन नामक स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिट और एडवाइजरी फर्म की रिपोर्ट में कुछ ऐसे बिंदु सामने आए हैं जिन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग के नजरिए से जांचना जरूरी हो सकता है। बैंक ने यह भी कहा कि हम इस रिपोर्ट के निष्कर्षों की जांच कर रहे हैं। इसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो कानून के अनुसार और बैंक के इनसाइडर ट्रेडिंग कोड के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस जांच में पता चला कि बैंक के CEO सुमंत कठपालिया और डिप्टी CEO अरुण खुराना को इन अकाउंटिंग गड़बड़ियों की जानकारी पहले से थी, लेकिन उन्होंने ये जानकारी सार्वजनिक करने से पहले ही बैंक के शेयरों में ट्रेडिंग की। इस तरह की गतिविधि को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है, जो कि एक गंभीर कानूनी अपराध है और अब इसकी जांच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी द्वारा की जा रही है। डिप्टी CEO अरुण खुराना ने 28 अप्रैल 2025 को और CEO सुमंत कठपालिया ने 29 अप्रैल 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मीडिया ने जब इन अधिकारियों की प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो दोनों ने इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की। यहाँ यह जानना भी जरूरी है कि इस पूरी घटना के परिप्रेक्ष्य में ब्रोकरेज फर्मों की प्रतिक्रिया क्या है। बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए कई बड़ी ब्रोकरेज कंपनियों ने इसकी रेटिंग हटा दी और टारगेट प्राइस में कटौती की है। साथ ही निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। नुआमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने रेटिंग होल्ड से घटाकर रिड्यूस कर दी है और टारगेट प्राइस 750 दिया है। DAM कैपिटल, उन्होंने रेटिंग खरीदे से घटाकर न्यूट्रल कर दी है और टारगेट प्राइस 920 रुपए दिया है। MK ग्लोबल ने रेटिंग बाई से घटाकर ऐड कर दी है और टारगेट प्राइस 875 दिया है। सिटी ने रेटिंग बाई बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस 1160 रुपए दिया है। इन रेटिंग्स का सीधा असर बैंक के निवेश की सिफारिशों पर पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने बैंक की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। मूडीज ने बैंक के नेतृत्व परिवर्तन, लेखांकन विसंगतियों और खुदरा ऋण पोर्टफोलियो यानी रिटेल लोन पोर्टफोलियो में तनाव पर चिंता जताई है।
मूडीज ने 3 मई 2025 को इंडसइंड बैंक की रेटिंग आउटलुक को स्टेबल से बदलकर निगेटिव कर दिया। इसका मतलब है कि भविष्य में बैंक की स्थिति और भी खराब हो सकती है अगर इसमें जल्दी सुधार नहीं हुआ। मूडीज ने इंडसइंड बैंक की स्टैंडअलोन क्रेडिट प्रोफाइल को BA1 से घटाकर BA2 कर दिया। इसका मतलब है कि अब एजेंसी को बैंक की आंतरिक व्यवस्था और नियंत्रण प्रणाली यानी इंटरनल कंट्रोल्स पर कम भरोसा है। मूडीज का कहना है कि बैंक की डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में गड़बड़ी पाई गई है। बैंक के मैनेजमेंट ने इस पर समय रहते निगरानी नहीं रखी, जिससे ये समस्याएं बढ़ती गईं। मूडीज ने यह भी चिंता जताई कि बैंक के CEO और डिप्टी CEO ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया, लेकिन बैंक ने कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी योजना यानी सक्सेशन प्लान नहीं बनाया है। इससे बैंक की मध्यम अवधि की रणनीति और संचालन पर सवाल खड़े होते हैं। गवर्नेंस स्कोर और कॉर्पोरेट बिहेवियर स्कोर में भी गिरावट आई है। मूडीज ने कहा कि हम इन समस्याओं को गवर्नेंस रिस्क मानते हैं और इसी वजह से बैंक का गवर्नेंस इशूअर प्रोफाइल स्कोर 3 से घटाकर 4 कर दिया गया है। इसके अलावा मूडीज ने बैंक के कॉर्पोरेट बिहेवियर के स्कोर में नकारात्मक बदलाव किया है। हालांकि मूडीज ने यह भी कहा कि इंडसइंड बैंक की पूंजी की स्थिति मजबूत है, यानी उनका कैपिटल पोजीशन स्ट्रांग है और बैंक की कोर प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है। साथ ही इसके पास पर्याप्त नकदी यानी लिक्विडिटी भी है। इन कारणों से बैंक के पास फिलहाल फंडिंग और एसेट क्वालिटी से जुड़े संकट से उबरने की कुछ क्षमता बनी हुई है। मूडीज ने कहा कि हालांकि बाहरी जांच में अनुमानित नुकसान बैंक के आकलन से मेल खाता है, लेकिन इससे यह साफ है कि बैंक की आंतरिक निगरानी प्रणाली यानी इंटरनल कंट्रोल्स में गंभीर खामियां हैं। चलिए जानते हैं कि आरबीआई क्या कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंक की वित्तीय स्थिति को स्थिर और अच्छी तरह से पूंजीकृत बताया है। आरबीआई ने ग्राहकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और बैंक की वित्तीय स्थिति पर भरोसा रखें। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस विवाद के बाद बैंक की वित्तीय स्थिति और संचालन पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहला, वित्तीय स्थिति पर आरबीआई का आश्वासन। मार्च 2025 में आरबीआई ने स्पष्ट किया कि इंडसइंड बैंक की वित्तीय स्थिति मजबूत है। कैपिटल एडिकेसी रेशियो 31 दिसंबर 2024 तक बैंक का यह अनुपात 16.46% था, जो नियामकीय आवश्यकता से अधिक है, और प्रोविजन कैपिटल रेशियो 70.2% रहा, जो संभावित ऋण हानियों को कवर करने के लिए पर्याप्त है। साथ ही लिक्विडिटी कवरेज रेशियो 9 मार्च 2025 तक यह अनुपात 113% था, जबकि नियामक आवश्यकता 100% की है। आरबीआई ने निवेशकों और जमाकर्ताओं को आश्वस्त किया कि बैंक की वित्तीय स्थिति संतोषजनक है और किसी भी अफवाह पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, डेरिवेटिव अकाउंटिंग विसंगतियों पर कार्रवाई। आरबीआई ने बैंक के बोर्ड और प्रबंधन को निर्देश दिया था कि वे डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में वर्षों से चली आ रही अकाउंटिंग गड़बड़ियों एवं विसंगतियों को 31 मार्च 2025 तक सुधारें और सभी हितधारकों को सूचित करें। तीसरा, नेतृत्व में बदलाव और अंतरिम समिति की नियुक्ति। बैंक के CEO सुमंत कटपालिया और डिप्टी CEO अरुण खुराना ने अप्रैल 2025 में इस्तीफा दे दिया था। आरबीआई ने बैंक के संचालन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक अंतरिम कार्यकारी समिति की नियुक्ति को मंजूरी दी, जो नए CEO और MD की नियुक्ति तक बैंक के संचालन की निगरानी करेगी। चौथा, व्यापक जांच और निगरानी। आरबीआई ने इंडसइंड बैंक की डेरिवेटिव विसंगतियों के बाद अन्य निजी और सार्वजनिक बैंकों के डेरिवेटिव एक्सपोजर की भी समीक्षा शुरू की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी समस्याएं अन्य बैंकों में तो नहीं है। चलिए जानते हैं कि भविष्य की स्थिति क्या होगी, यानी आगे क्या होगा। हालांकि बैंक ने जांच शुरू कर दी है और इस संकट से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। साथ ही रिजर्व बैंक ने भी बैंक की वित्तीय स्थिति को स्थिर बताया है, लेकिन निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे सतर्क रहें और बैंक की आगामी रिपोर्ट्स और घोषणाओं पर ध्यान दें। बैंक और आरबीआई दोनों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की है, लेकिन जब तक सभी जांच पूरी नहीं हो जाती, जोखिम और अनिश्चितता बनी रहेगी। रेटिंग एजेंसियों के निर्णय और शेयर बाजार की प्रतिक्रिया इस बैंक के भविष्य को तय करेंगी। यदि आप इंडसइंड बैंक में निवेश कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो विशेषज्ञ से सलाह लें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। तो दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, यह निवेश की राय नहीं है। हम केवल आपकी जानकारी और स्टडी पर्पज के लिए खबरें देते हैं। किसी भी स्टॉक में निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें।